नमस्कार, RSTV विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग अब बयानों और पोस्टरों के बाद विज्ञापनों तक पहुंच गई है, लेकिन इस बीच जनता के मुद्दे कहां हैं, इस पर होगी विशेष में आज पड़ताल। साथ ही बताएंगे कि बीजेपी के सवालों की बौछार पर आम आदमी पार्टी का क्या रहा जवाब। हमेशा की तरह बात होगी कुछ सीटों पर जनता के बुनियादी मसलों और वहां की सियासी तस्वीर की। तो आइए शुरू करते हैं RSTV विशेष दिल्ली की जंग। और शुरुआत बीजेपी से। चुनावों के आखिरी हफ्ते में प्रदेश बीजेपी को केंद्र सरकार के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। जनता के बीच जाने से पहले एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री अपने विभाग का ब्यौरा दे रहे हैं और जनता से इस दम पर वोट की अपील तक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार भी हो रही है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के आधार पर जनता से वोट मांग रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के लिए अपने विभाग के कामकाज की उपलब्धियां गिनाई। इसमें अनधिकृत कॉलोनियों से लेकर स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र करना वो नहीं भूले। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार दोनों आपस में मिलके साथ ही साथ चले और काम करे, तभी दिल्ली का विकास संभव होगा। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन भी 5 सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे हैं। इसमें चुनावी खर्चों से लेकर पार्टी में महिलाओं की उपेक्षा और लोकपाल के मुद्दे से पीछे हटने का जिक्र है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रशासनिक क्षमताओं पर ही सवाल उठा दिए। तो हर बात को वादा खिलाफी करने का काम ये आप पार्टी में। एक बाजू एक झूठ बोलने वाला नेतृत्व, गलत वादे देने वाला नेतृत्व, अपने वादों से मुकरने वाला नेतृत्व है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, मोदी जी का नेतृत्व है। वो जो कहते हैं वो करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सवालों का जवाब देने की बजाय मुद्दों पर चर्चा करने की चुनौती दी है। भाजपा असली मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाह रही है। हम 5 क्या, हम तो 50 सवालों के जवाब देने को तैयार है। हम तो पिछले कई दिनों से किरण जी को कह रहे हैं कि आइए डिबेट करिए, परंतु ये स्पष्ट है कि आज के दिन भाजपा असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सवालों और केंद्र के कामों को खूब प्रचारित कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को मुद्दों पर बहस की चुनौती दे रही है। अनु दीवान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बीजेपी का एक विज्ञापन शुक्रवार दिन भर सुर्खियों में रहा। बीजेपी ने इस विज्ञापन में अन्ना की आड़ में राजनीति के आरोप में केजरीवाल पर निशाना साधा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने विज्ञापन को अन्ना का अपमान और संसदीय परंपराओं को तोड़ने वाला बता दिया। बयानों और आरोपों की सियासत के बीच बीजेपी की ओर से आए एक विज्ञापन ने राजनीति गरमा दी है। बीजेपी ने विज्ञापन में यूं तो अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन अन्ना हजारे की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई दिखने से विवाद भड़क गया। आम आदमी पार्टी इसे अन्ना का अपमान बता रही है। क्या इसको स्वीकृत करा के ये विज्ञापन छापा गया है? क्या ये चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप है कि किसी भी तरह का आप विज्ञापन छाप सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी किसी के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं? मुझे लगा घबरा गए हैं, डेस्परेट हैं, कहीं डर गए हैं, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। पोस्टर में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर काफी आक्रामक व्यंग किए हैं, लेकिन बीजेपी अपने ही अंदाज में इसका जवाब भी दे रही है। नक्सलाइट कैरेक्टर के पॉलिटिशियन से हमको आगाह करना पड़ेगा, और इसलिए ऐसे पॉलिटिशियन को जो नक्सलाइट रोड पर जा रहा है, नक्सलाइट मार्ग पर जा रहा है, उससे हमको जनता को आगाह करना है। इसलिए हमने ये शुरू किया है। चुनाव में कुछ ही समय बचा है, ऐसे में विज्ञापनों के जरिए जंग भी दिलचस्प होती जा रही है। स्मृति रस्तोगी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार अब अंतिम दौर में है, लेकिन प्रचार से जनता की बुनियादी समस्याएं और मुद्दे जैसे अचानक से गायब हो रहे हैं और उनकी जगह ले ली है आरोप प्रत्यारोप ने। फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस, सब एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में यह सवाल लाजमी हो चला है
कि आखिर जनता के मुद्दे गए कहां। आखिरी दौर में प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। 70 सीटों पर कड़े मुकाबले के बीच 36 के जादुई आंकड़े को पाने की जद्दोजहद में सभी पार्टियां गुजर रही हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में प्रचार में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में घोषणा वायदों की दस्तक शुरुआती दौर में जिस तरह हर पार्टी की तरफ से दी जा रही थी, उसकी दिशा अब बदलती सी दिख रही है। जब विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था तो हर पार्टी की जुबान पर बुनियादी मुद्दों का जिक्र था। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, महिला सुरक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार। अपना पेट पहले भरते हैं, बाद में दुनिया में जनता को देखते हैं, कौन क्या करेगा कुछ पता नहीं है ना किसी के बारे में भी। सोच के डालेंगे कि कौन हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। जो गरीबों के साथ होगा बिल्कुल हम उनको वोट देंगे। पानी बिजली के बिल कम होने चाहिए और जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, सब्जी वगैरह इतनी महंगी हो रही है, ये सब सस्ता होना चाहिए। लेकिन प्रचार की मुहिम तेज होते ही मुद्दों से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप ने जगह ले ली। मुद्दे अब भी हैं, पार्टियां अब भी इसका जिक्र कर रही हैं, लेकिन पूरी राजनीति नोटिसों, बयानों और एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में तब्दील हो गई है। आरोपों के तीर न केवल जनसभाओं में बल्कि सोशल मीडिया पर भी पार्टियों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की दिलचस्पी इसमें ज्यादा दिख रही है कि दूसरी पार्टियों ने कौन से वायदे तोड़े, जबकि पार्टियां खुद अपने वायदों का जिक्र कम कर रही हैं। इसके अलावा जो विवाद पनपे, उनमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नोट के बदले वोट का बयान, बीजेपी और आप के खिलाफ कांग्रेस की यू टर्न वाली मुहिम, आम आदमी पार्टी का अपने पोस्टरों में किरण बेदी को अवसरवादी बताने का प्रचार अहम रहे। स्मृति रस्तोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो दिल्ली में जनता के मुद्दे गायब हैं, लेकिन राज्यसभा टीवी ने जमीन पर उतरकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। लोगों से बात करने पर पता चलता है कि ये चुनाव अब सस्ती बिजली और मुफ्त पानी के मुद्दे पर आकर सिमट गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नेताओं की जुबान पर कई मुद्दे हैं। इनमें बिजली, पानी, अनाधिकृत कॉलोनियां, मकान, महिला सुरक्षा शामिल हैं। लेकिन आम लोगों के लिए सस्ती बिजली और पानी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीब आदमी को तो बहुत फर्क पड़ता है, बिजली सस्ती होने है, पानी सस्ता होने है। पैसे वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी तो चाहता है 1.5 रुपये यूनिट हो जाए, लेकिन को करेगा कौन। प्राइवेट कंपनियों ने हाहाकार इतना मचा दिया है, डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं और जो आम आदमी की पहुंच से बिल बाहर होता जा रहा है। इतना ज़्यादा कर दिया है कि हर आदमी को एक ये बड़ा मुद्दा दिखाई देता है, घर में बच्चों की फीस और यही बिजली पानी। खास तौर पर अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को इन्हीं दो मसलों की चिंता है। इन इलाकों में सरकारी अनदेखी से परेशान लोग सालों से ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे तो कॉलोनी में पानी है ही नहीं। 33 वर्ष की उम्र होगी, 33 साल में मैंने तो कभी देखी नहीं लाइन के अंदर पानी आया या नहीं आया। गवर्नमेंट ने टैंकर जरूर लगा रखे हैं, उन पे आपस में ही लड़ाई होती है, इतनी पानी भरने का तो साधन ही नहीं है। जहां तक पानी का सवाल है, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों का कहना है कि पिछले 30 साल से वो पानी की लाइनों का इंतजार कर रहे हैं। जहां पानी की लाइनें आई भी हैं, उन लाइनों में पानी आज तक नहीं आया है। ऐसा महसूस होता है मानो ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इलाके ना हो, देश के कोई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बेहद मुश्किल काम है। जनता की ये मुश्किलें नेताओं के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बन गई हैं। बीजेपी ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली का वादा किया है, तो आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो बिजली के दाम आधे कर देगी, जबकि कांग्रेस ने 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली का वादा किया है। वादे तो मुफ्त पानी के भी हो रहे हैं, लेकिन लोगों को आम आदमी पार्टी मुद्दों पर संतुष्ट करने में अव्वल नजर आ रही है। पिछले 15 साल से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अभी ये 49 दिन की जो सरकार बनी थी केजरीवाल की, थोड़ी सी उसमें थी, सस्ती हुई थी। आप आदमी कर सकता है, और तो सब झूठे वादे करेंगे, और तो कोई करेगा नहीं। इनको तो हम 60 साल से देख ही रहे हैं।
दरअसल राजनीतिक दलों को एहसास हो गया है कि बिजली और पानी जैसे मुद्दों के दम पर ही वो सत्ता पा सकते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और दूसरे मसलों से ज्यादा बिजली और पानी को ही तवज्जो दी जा रही है। फिलहाल जनता के पास अपने अपने विकल्प हैं और नेताओं के पास इंतजार के कुछ दिन। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ सीटों पर दिलचस्प सियासी तस्वीर की। देखते रहिए विशेष। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। स्वैच्छिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। लोकतंत्र को बनाने में, लोकतंत्र को संवर्धित करने में, लोकतंत्र को सुधारते रहने में ये बहुत बड़ा काम है। महामहिम राज्यपाल में इस बार गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। जयंती नटराजन ने छोड़ी कांग्रेस, लगाए गंभीर आरोप, सरकार करेगी जांच। देखिए पहली खबर, जयंती का इस्तीफा, आज रात 8 बजे। आप देख रहे हैं विशेष। बात हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो दिल्ली के पिछले चुनाव में मुस्लिम बहुल आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहा था और इन्हीं में से एक सीट है सीलमपुर। सीलमपुर में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने सियासी गणित को उलझा दिया है। आइए नजर डालते हैं सीलमपुर की चुनावी फिजा पर एक नजर। सीलमपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक ऐसा इलाका जिसे देखने के बाद यकीन करना मुश्किल है कि देश की राजधानी का एक चेहरा ऐसा भी है। घनी आबादी वाला यह इलाका तंग गलियों, गंदगी, सीवर, अतिक्रमण, खराब सड़कों की वो तस्वीर पेश करता है मानो कि दिल्ली के विकास की इबारत यहाँ लिखी ही ना गई हो। केंद्र सरकार में हमारी सारी उम्मीदों। क्षेत्र के पिछड़ेपन के मुद्दों के साथ इन चुनावों में सीलमपुर के लोगों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है खराब कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था दिल्ली में बेशक केंद्र का विषय है, लेकिन लोग सुरक्षा के मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे पहले हमारे 20 साल से एक विधायक है हमारे पे, आज तो कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे, ना सड़कों का, ना सुरक्षा के नाम पे तो यहाँ पे लड़कियाँ निकल नहीं सकती। यहाँ पे लूट मार, चैन छीनना, इतनी गुंडागर्दी यहाँ पे है। 20 साल से पब्लिक बहुत परेशान है यहाँ पे। सीलमपुर में करीब 50% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है। अल्पसंख्यक परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक रहे हैं। यहाँ तो कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद 5 बार से विधायक चुने जा रहे हैं, जिनमें 3 बार से वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मतीन अहमद को यकीन है कि सीलमपुर की जनता उनके साथ है। हम दिन भर यहाँ रहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों का काम करते हैं। डेवलपमेंट क्या है, जहाँ मैं खड़ा हूँ अगर चारों तरफ नजर डालोगे तो काम ही काम आपको नजर आएगा। इस इलाके के लोग मुझे अपने परिवार का मेंबर समझते हैं। बीजेपी पिछले चुनाव में यहां से दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, जबकि आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर थी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही कांग्रेस के गढ़ में चौधरी मतीन को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। विकास के अलावा इस क्षेत्र में कुछ नहीं है। यहाँ का युवा, यहाँ का बुजुर्ग
यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें सब विकास चाहते हैं और विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी हमारे साथ है। हम 60,000 वोटों से जीत रहे हैं। 60,000 वोट हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार राह उतनी आसान नहीं है। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही कांग्रेस का मजबूत किला रहा है, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस की चिंता है कि कहीं उसका अल्पसंख्यक वोट बैंक बट न जाए। कैमरामैन कमलजीत रेखी के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और दिल्ली की राजनीति में खास महत्व रखने वाली जनकपुरी सीट इस बार फिर से सुर्खियों में है। 1993 से इस सीट पर काबिज बीजेपी के कद्दावर नेता प्रोफेसर जगदीश मुखी के सामने उनके ही दामाद सुरेश कुमार को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं 2013 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे राजेश ऋषि पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। सड़कों पर फैली गंदगी, बेतरतीब ट्रैफिक और रिहाइश के बीचों बीच खुदी हुई सड़कें। यह है पश्चिमी दिल्ली का जनकपुरी इलाका। यहाँ के लोग इलाके में फैली अव्यवस्थाओं से खासे खफा नजर आ रहे हैं। यहाँ जो पानी भी आता है पीने के लिए गर्मी में एटलीस्ट बिल्कुल क्या कहते हैं पूरे गटर वाला पानी आता है। इतना सीवर पानी आता है कि इतनी स्मेलिंग होती है कि आप पानी चला ही नहीं सकते। ये नालियाँ बनी है ना, तब का तो बहुत ही बेड़ा गर्क हो गया, घरों का भी और गलियों का भी, सड़कों का भी, क्योंकि पानी आगे जाने का कोई निकास ही नहीं है। तो ऐसी ही तमाम समस्याओं के बीच सियासी चेहरे जनता के बीच अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जनकपुरी विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 2001 से यहाँ बीजेपी काबिज है। 2008 में कांग्रेसी उम्मीदवार पर बीजेपी के जगदीश मुखी ने करीब 17,500 वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2013 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के सामने जीत का अंतर घटकर लगभग 2,644 रह गया। जनकपुरी सीट इसलिए भी दिलचस्प हो गई है क्योंकि ये मुकाबला ससुर दामाद के बीच का है। बीजेपी के जगदीश मुखी की टक्कर में कांग्रेस ने उनके ही दामाद सुरेश कुमार को मैदान में उतारा है। सुरेश एक दशक से ज्यादा समय तक बीजेपी में हो रहे उपेक्षा का आरोप लगाकर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को पानी की, बिजली की समस्या है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 25 साल राज रहा, यहाँ निगम में भी उनके लोग हैं, लेकिन जो लोगों की सोच थी, जिस उम्मीद से लोग वोट देते थे, आज वो जनता के मन में आक्रोश है। हालांकि सुरेश ससुर से लड़ाई को सियासी नहीं बल्कि मुद्दों और विचारों की लड़ाई बता रहे हैं। परिवार में दो लोगों की उम्मीदवारी से जनता में कंफ्यूजन का खतरा तो है ही, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी को अपने काम पर भरोसा है। जो पहले काम बताए थे सारे किए हैं, उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं और उसके पश्चात अपने क्षेत्र की जनता के साथ बैठ करके जो इनकी प्राथमिकताएं हैं उनके आधार से आगे बढ़ेंगे। इधर आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव के अंतर को पाटने की कोशिश में है। जनता तो पहले से ज्यादा इस समय हमारे साथ खड़ी है। कारण क्या था कि पिछली बार लोगों को विश्वास नहीं था कि आम आदमी पार्टी इतनी सीट ले जाएगी। मीडिया ने भी दिखाया था कि आ रही है 4 से 5, लेकिन लोगों को विश्वास हो गया कि ये सीटें भी लेके जाएंगे और जो ये कहते हैं करके भी दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट इसलिए भी चुनौती है क्योंकि दिल्ली चुनाव की घोषणा से पहले ही पार्टी ने अपने पोस्टरों में जगदीश मुखी बनाम केजरीवाल की एक तरफा घोषणा कर दी थी। बहरहाल जनकपुरी के करीब 1,70,000 मतदाताओं को मुकाबले के इस त्रिकोण में अपना फैसला सुनाना है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक अनेक संस्कृतियों को अपने में समेटे हुए है। 35 से 40% मुस्लिम आबादी वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 2013 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी से मुकाबले के चलते अब लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। बेहद घने बसे इस इलाके में ट्रैफिक, पार्किंग, सीवर और गंदगी जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा होलसेल का बाजार है। जामा मस्जिद, पुरानी हवेलियों के लिए मशहूर ये क्षेत्र दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का गवाह रहा है।
लेकिन चुनावों में सड़क, ट्रैफिक और पार्किंग की दिक्कतों के साथ सीवर और जलभराव जैसे मुद्दे जोर शोर से उठ रहे हैं। चारों तरफ का कूड़ा यहाँ पर आता, हमें परेशानी है। ये देखिए सारे घर यहाँ पर कितने लोग परेशान हैं, यहाँ से बीमार हैं। पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है, यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं आता। अगर सुबह में आता है तो शाम में नहीं आता। खारी बाली, दरीबा काला, किनारी बाजार और भागीरथ प्लेस से भी बढ़कर चांदनी चौक की चुनावी अखाड़े में अहम भूमिका है। वैसे तो यहाँ कई सारे व्यापारी हैं, लेकिन वो ज्यादातर बाहर रहते हैं, इसीलिए चुनाव में अल्पसंख्यक वोट ही निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह साहनी इस सीट से जीतते आ रहे हैं। 2013 के चुनावों में उन्होंने बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता को करीब 12% वोटों से मात दी थी। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताया है, तो आम आदमी पार्टी ने युवा चेहरे के तौर पर अलका लांबा को उतारा है। पिछले भी आप पार्टी थी, आप पार्टी भी थी, बीजेपी भी थी और कांग्रेस भी थी, तब भी हम जीते थे। इन लोगों ने हमें जिताया था और अब भी हमें उम्मीद है हम ही जीते थे। इस बार सब लोगों के मन में धर्म से ऊपर लोगों के मन में इच्छा है कि विकास हो देश का, इसलिए आपने देखा हर धर्म के लोग, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, सब लोग पार्टी में भी आ रहे हैं और सब लोग पार्टी को, मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। मैं चांदनी चौक विधानसभा से हूं, तो हर गली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये भारत की राजधानी है, जिसे जो आप पेरिस कभी शंघाई बनाने की बात करते हैं, मुझे लगता है आप पेरिस शंघाई छोड़िए, आप इसे दिल्ली को दिल्ली रहने दीजिए। चांदनी चौक में 14,30,000 से ज्यादा वोटर हैं, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद विधानसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी में काफी बदलाव हुआ है। 35 से 40% मुस्लिम आबादी वाले इस इलाके में 20% अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता हैं। वैश्य मतदाताओं की तादाद 15% है। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी नेता हर्षवर्धन यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के बाद राज्य को 10वां मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली में सत्ता की बागडोर अब तक किस किस मुख्यमंत्री ने संभाली। 7 मार्च 1952 कांग्रेस नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नेतृत्व में पहली बार दिल्ली राज्य विधानसभा अस्तित्व में आई। पहली विधानसभा में कुल 48 सदस्य थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1955 तक दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। उनके बाद कांग्रेस नेता GN सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और वो इस पद पर 1956 तक रहे। हालांकि इसके बाद साल 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो 1993 तक जारी रहा। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद 1993 विधानसभा चुनाव में बीजेपी शासन में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। खुराना 3 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। साल 1996 में साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 1998 तक इस पद पर रहे। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने अक्टूबर 1998 में पद संभाला। हालांकि सुषमा स्वराज का कार्यकाल करीब 2 महीने का ही रहा। इसके बाद 1998 से लेकर 2013 के बीच लगातार 3 बार दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं। राज्य को नवे मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल मिले। केजरीवाल दिसंबर 2013 के बाद 49 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली के अब तक के 9 मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा शिक्षित साहिब सिंह वर्मा माने जाते हैं। वर्मा के पास लाइब्रेरी साइंस में PhD की उपाधि थी। दूसरे नंबर पर सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित का नाम आता है। शीला MA पास हैं, जबकि सुषमा LLB। शिक्षा के लिहाज से अरविंद केजरीवाल का नाम तीसरे नंबर पर है। हालांकि केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास प्रशासनिक अनुभव होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का तजुर्बा भी है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के दौरान हम विशेष में रोज दिखाएंगे दिल्ली की सियासी तस्वीर। फिलहाल आज विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।